हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपी स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व, जिसमें हम चुनाव के बारे में देखेंगे और चुनाव के विभिन्न प्रकार को भी देखेंगे और भारत में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है इलेक्शन के लिए ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चुनाव का अर्थ। चुनाव या निर्वाचन, चुनाव को निर्वाचन भी कहते हैं, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इलेक्शन किसी भी टाइप से हो सकता है, हम किसी चीज़ को चुनते हैं, ठीक है। काफ़ी मेंबर्स होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, फिर किसी एक पर्सन को उसी ग्रुप में से चुन लेते हैं अपना नेता भी चुनते हैं। कई सारी चीज़ें हम चुनाव तो हम कई सारी चीज़ों का करते हैं। आगे देखते हैं हम चुनाव और लोकतंत्र। हम प्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इलेक्शन दो टाइप्स के होता है लोकतंत्र में, एक अप्रत्यक्ष होता है और एक प्रत्यक्ष, ठीक है। पहले हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में देखते हैं। पहले हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं प्राचीन यूनान के नगर राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब सीधे सीधा हम चुन लेते हैं, नेता हमारे सामने है, ठीक है। वैसे हमें पता होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी कि नेता कौन है, लेकिन हम अपने नीचे लेवल पे चुनते हैं और जिस प्रतिनिधि को हम चुनते हैं उसके बाद वो उस नेता को चुनते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि हम सीधे सीधे अपने नेता को चुन लेते हैं, ठीक है। तो प्राचीन यूनान में ना ऐसे होता था कि ग्रुप में लोग बैठ जाते थे और काफ़ी कम लोग होते थे, तो इसलिए आसानी से इलेक्शन हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम पे हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे स्थानीय सरकारें और ग्राम सभाएं, ठीक है। लेकिन जब लाखों लाख लोगों को निर्णय लेना हो तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। जब ज़्यादा मेंबर होंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना कि चुनाव कर ले। अब कितने लोग ऐसे खड़े होंगे, कहाँ पर इकट्ठे होंगे, कई सारे प्रॉब्लम होंगे ना। इसलिए जनता के शासन का अर्थ सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से हैं। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होती है। मतलब चुनती तो है जनता ही सरकार, ठीक है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पहले नीचे के कैंडिडेट को चुन लेगी, उसके बाद वो कैंडिडेट जाके संसद में नेता को चुनेगा हमारे। इसमें चुने हुए प्रतिनिधि शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आगे देखते हैं भारत में चुनाव व्यवस्था। अब हम भारत में इलेक्शन की व्यवस्था को देखेंगे। भारत में दो प्रकार के चुनाव व्यवस्था हैं। पहला जो सबसे आगे वही जीते, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही जीत जाता है, कुर्सी उसी की हो जाती है। सेकंड है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। पहला देखते हैं जो सबसे आगे वही जीते। 1984 के एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों के 80% से भी अधिक है। लोकसभा चुनावों में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ये ना थोड़ा आसान होता है और सबको समझ में भी आता है, इसलिए ये निर्वाचन पद्धति अपनाई जाती है, ठीक है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं इसको। मतलब जो पहले आया, जो जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही जीत जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि उसको सारे वोट मिले, बस अगर एक वोट भी ज़्यादा होगा ना तो कुर्सी उसकी हो जाती है, ठीक है। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है। इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। सेकंड है हमारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इजराइल में होने वाले चुनावों से समझते हैं, ठीक है। इजराइल जहां एक बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है।
इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती है जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलते हैं। मतलब वोट में जितना हिस्सा मिला उनको उतने अनुपात में उनको सीट दे दी जाती है। प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, इसलिए हम समानुपातिक की जगह वो अपना लेते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ पोस्ट सिस्टम। इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी भी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत वोट मिलेंगे, मतलब जितने परसेंटेज उसको वोट मिलेंगे उतनी सीट उनको मिल जाएगी। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट, कुछ देशों जैसे इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। जिस पार्टी को जितना, पूरे देश को ना एक निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद जिस पार्टी को जितना परसेंटेज वोट मिलेगा उसको उतनी सीट अलॉट कर दी जाती है। सेकेंड, यह तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। अंततः इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, न कि उनके प्रत्याशियों को। मतलब प्रत्याशियों को वोट नहीं देते, जो राजनीतिक दल होते हैं उनको हम वोट देते हैं। इसमें भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की केवल अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए सीमित रूप में अपनाया है। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है, जिसे हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं राज्यसभा के चुनाव के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि क्या होता है ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तीसरा स्वरूप हमें भारत में राज्यसभा चुनावों में देखने को मिलता है। इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है, जैसे कि यूपी में 31 हैं, बिहार में 16 हैं। राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है, जो निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर निकाला जाता है। जैसे ए कैंडिडेट है, ठीक है, ए 3 कैंडिडेट खड़े होते हैं, ए, बी, सी। तो फर्स्ट नंबर पे हमने रख दिया ए को, सेकंड नंबर पे हमने रख दिया सी को, थर्ड नंबर पे हमने रख दिया बी को। तो इसमें ना कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग प्रतिनिधियों को चुनते हैं कि पहले नंबर पे किसको होना चाहिए, सेकंड नंबर पे किसको होना चाहिए, थर्ड नंबर पे किसको होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हमारे जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो चुने जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि राजस्थान के 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनना है तो विजयी उम्मीदवार को 41 वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। जब मतगणना होती है तब उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है। सबसे ज़्यादा जिसको मिलेगा उसको चुन लिया जाएगा। प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या वोटों का कोटा नहीं प्राप्त कर पाती तो पुनः मतगणना की जाती है। अगर ये प्रोसेस जब तक चलता रहता है, जब तक वो जीत नहीं जाते, 5 मेंबर्स मिल नहीं जाते हैं राज्यसभा के लिए, तब तक ये मतगणना चलती रहती है। ऐसे उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता के वाले सबसे कम वोट मिले हैं। मतलब अब एक बार इलेक्शन हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टाइम चुनने का, तो जिसको सबसे, अगर डी है, डी को सबसे कम वोट मिलते हैं, 15 ही मिलते हैं, तो उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाएगा और जो उसके वोट होंगे बाकी जो प्रत्याशी उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा। ऐसा करने में प्रत्येक मतपत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक वांछित संख्या 4 के बराबर प्रत्याशियों को विजयी घोषित नहीं कर दिया जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए और वेट कीजिएगा
इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट का।